न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जब कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है तो एक्साइटेड न्यूक्लियस को हम एक्स स्टार से यहाँ पे लिखते हैं। एक्साइटेड न्यूक्लियस का मतलब कि उसके पास जो है एक्स्ट्रा एनर्जी है या उसके पास एक तरह से एक्स्ट्रा न्यूक्लियन हमारे पास है, तो इसलिए हम इस एक्स्ट्रा एनर्जी वाली फॉर्म को एक्स स्टार से शो करते हैं। इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो अब कोई न्यूक्लियस अपनी इस एक्स्ट्रा एनर्जी को जो है एक तरह से रिलीज करता है और हमारे पास एक नया न्यूक्लियस बनता है जिसको हम एक्स से लिखते हैं, और उसके पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास कम होती है, लेकिन जो उसकी एनर्जी है न्यूक्लियस की वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज फ्रॉम दैट न्यूक्लियस। द सिंस पैरिटी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है एक्स स्टार से एक्स न्यूक्लियस बनता है जो कि लोअर एनर्जी का है, तो इस केस में हमारे पास जो पैरिटी है वो हमारे पास जो है चेंज नहीं होती, पैरिटी हमारे पास जो है सेम रहती है। तो अगर न्यूक्लियस हमारे पास जो है इवन पैरिटी का है तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा जिसकी एनर्जी कम होगी गैमा एमिशन की वजह से, उस न्यूक्लियस की हमारे पास पैरिटी सेम हमारे पास होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तरह की स्टैटिस्टिक्स हमारी बात होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, और फिर हमारे पास होती है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, और फिर लास्ट वन हमारे पास होती है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होती है इनको हम क्लासिकल पार्टिकल्स के केस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। तो सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के केस में हम जो है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, या जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए या फोटॉन्स हो गए, तो ऐसे स्मॉल साइज पार्टिकल के केस में हम जो है वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं उन पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए कि वो कितने टाइम पे कहाँ पे वो पार्टिकल हैं। तो इस केस में हम क्वांटम मैकेनिकल व्यू पॉइंट यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है सच एज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं। तो इसलिए ऐसे न्यूक्लियस के केस में हम जो है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे पास इनको हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, लेकिन जो पहली है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स उसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है ये बोसोन्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि हमारे पास फोटॉन्स हैं, और जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वो फर्मियंस के लिए अप्लाई की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये हमारे पास जो फर्मियंस होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए हम न्यूक्लियस के केस में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है लगाते हैं। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हमारे पास एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे हम जो है फोटॉन्स भी स्टडी करते हैं। तो फोटॉन के लिए हम जो है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा हुआ कि हमारे पास जो ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है उन पार्टिकल को हम फर्मियंस बोलते हैं, और फर्मियंस के लिए फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये फर्मियंस होते हैं क्योंकि इनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल हमारे पास होती है, h×2 हमारे पास होती है। लेकिन जो हमारे पास बोसॉन्स होते हैं उनकी स्पिन या तो 0 होती है या इंटीग्रल हमारे पास होती है। तो ऐसे पार्टिकल के लिए जिनकी स्पिन इंटीग्रल या 0 होती है उनके लिए हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं।
सो ऑल न्यूक्लियाई विद ऑड मास नंबर ओबे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। बोलते हैं ऐसे जो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास नंबर ऑड होता है। तो ऑड नंबर ए का मतलब है कि उस केस में हमारे पास जैसे 15 पार्टिकल हैं, मतलब 7 उसमें प्रोटॉन है, 8 उसमें न्यूट्रॉन है, तो 8 प्रोटॉन की स्पिन तो इवन होगी, लेकिन 7 न्यूट्रॉन की स्पिन हमारे पास जो है हाफ इंटीग्रल होती है। इसलिए जो ऑड मास नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल होती है, और उनको हम जो है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस हमारे पास जिनका मास नंबर इवन होता है, जैसे हमारे पास मान लो ए की वैल्यू 8 है, उसका हमने क्या हुआ कि 6 उसमें मान लो 4 उसमें प्रोटॉन है, 4 उसमें न्यूट्रॉन है, तो 4 न्यूट्रॉन की हमारे पास स्पिन होगी 4h×2 और 4 न्यूट्रॉन की होगी 4h×2। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, वो हमारे पास होगा 8h×2 जो कि 4h होगा, जो कि इंटीग्रल होगी। तो इसलिए स्पिन अगर इंटीग्रल है तो हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ओबे करते हैं। मतलब इवन मास वाले जो न्यूक्लियाई हैं उनको बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स लगेगी, लेकिन जो ऑड मास वाले न्यूक्लियाई हैं उनको हमारे पास फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है। और जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास न्यूक्लियाई की, वो जनरली हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी निकालते हैं, और जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स। तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से हम एक तरह से न्यूक्लियस की स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सी अगर हमारे पास उसमें इवन ए है तो वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, अगर वो हमारे पास और न्यूक्लियस है तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को जो है फॉलो करता है। तो पार्टिकल्स ओबिंग एफडी स्टैटिक आर कॉल्ड फर्मियंस एंड पार्टिकल ओबिंग बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। और मिजोन्स और फोटॉन्स इसके एग्जाम्पल होते हैं बोस-आइंस्टाइन मतलब बोसोन्स के। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास फर्मियंस के एग्जाम्पल होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस। तो बोलता है कि हमारे पास मान लो कोई वेव फंक्शन है साई, और साई इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, xi, xj, xn। मतलब ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, x2, x3 हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं। बोलता है कि इफ़ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पेयर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर इंटरचेंज। तो ये साई हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल का वेव फंक्शन है, और उन पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हम x1, x2, xi, xj से डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं। तो बोलता है अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, मतलब xi को आप xj कर देते हैं और xj को आप xi करते हैं, तो बोलता है इस कोऑर्डिनेट में चेंज करने की वजह से अगर वेव फंक्शन हमारे पास जो सेम रहता है तो उसको हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि साई ऑफ x1, x2, xi, xj, xn इक्वल टू साई ऑफ x1, x2, xj, xi, xn। तो हमने यहाँ पे क्या किया, xi और xj इस वेव फंक्शन के दो कोऑर्डिनेट हैं, और इन कोऑर्डिनेट को हमने इंटरचेंज किया, xi की जगह xj किया, xj की जगह xi किया। लेकिन बोलता है तब भी हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो इक्वल रहा, ये है xj xi, ये है xi xj। तो इंटरचेंज करने की वजह से, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करने की वजह से अगर वेव फंक्शन हमारे पास सेम रहता है तो हम बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन आपकी ओबे होती है तो इस केस में ऐसे फंक्शन को हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की, तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में हमारे पास उल्टा होता है। जैसे हमारे पास कोई वेव फंक्शन साई है और उसके एनी पेयर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल को अगर हम चेंज कर दें, तो जैसे xi xj आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पार्टिकल। तो अगर हम इन पार्टिकल को इंटरचेंज करते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे, xi xj बनेगा, xj xi बनेगा। तो ऐसे इंटरचेंज करने पे कोऑर्डिनेट को या पार्टिकल को इंटरचेंज करने पे हमारे पास वेव फंक्शन नेगेटिव अगर बन जाए, तो हमने यहाँ पे xi xj था, यहाँ पे आया xj xi, तो हमने क्या किया, दोनों पार्टिकल को इंटरचेंज किया, मतलब उनकी पोजीशन या उनके कोऑर्डिनेट को हमने इंटरचेंज किया, तो उससे जो हमारे पास
नया वेव फंक्शन बोला वो हमारे पास नेगेटिव आया, तो इसका मतलब कि अगर वेव फंक्शन अपना साइन चेंज कर दे, अगर हम पार्टिकल को इंटरचेंज करते हैं या उनके कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास जो नया जो वेव फंक्शन है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसे वेव फंक्शन को हम एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन का नाम देते हैं। फिर हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। तो बोलता है न्यूक्लियस का भी एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है, और बोलता है कि जो स्पेक्ट्रम हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, तो वहाँ पे हमें हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को देखने को मिलती है। और जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि एक सिंगल जो हमारे पास लाइन होती है वो डिफरेंट लाइंस में या फ्रिक्वेंसी में हमारे पास जो स्प्लिट हो जाती है। तो बोलता है ये स्प्लिटिंग जो होती है लेवल्स की, ये होती है ड्यू टू कपलिंग बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के केस में देखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के केस में हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपस में कपलिंग करके जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं उनकी स्प्लिटिंग कर देते हैं या स्पेक्ट्रा को एक तरह से स्प्लिट कर देते हैं। तो उसको हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं कि एक सिंगल लाइन आपकी जो है डिवाइड हो जाती है डिफरेंट लाइन में, या सिंगल फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो जाती है डिफरेंट स्मॉल सेपरेटेड लाइंस, और स्मॉल डिफरेंस रहता है हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ के बीच में। तो उसको हम जो है बोलते हैं कि हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से हमारे पास हाइपरफाइन स्ट्रक्चर वहाँ पे किसी स्टेट की बनती है। उसी तरह से हमारे पास बोलता है कि न्यूक्लियस के केस में भी हमारे पास जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, तो एटम के केस में हमारे पास पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस के केस में हमारे पास पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करते हैं और वो जो है ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। तो इस तरह से दो तरह के मोमेंटा हमारे पास वहाँ पे भी न्यूक्लियस के केस में भी हमारे पास जनरेट होते हैं, एक स्पिन क्वांटम नंबर और दूसरा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि हमें हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के केस में भी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का है वो इस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से न्यूक्लियस के केस में भी वहाँ पे हम देखते हैं।